29 दिसंबर 2024 का ये वाक़या होता है। एक लड़का और एक लड़की ये दोनों हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और एडमिट होने के दौरान में इनके साथ में जो पुलिस की टीम होती है वो भी होती है, कुछ अधिकारी होते हैं वो भी होते हैं और कुछ नर्स का स्टाफ होता है वो भी होता है। और दरअसल जितने भी वहाँ पे कर्मचारी, अधिकारी और नर्स वगैरह खड़े होते हैं इनकी देख-रेख में, तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कितनी जल्दी ये होश में आएंगे। दरअसल वो दोनों बेहोश होते हैं और इतने में एक जो नर्स होती है उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है जिसकी उम्र 32 साल की होती है। उसका हाथ हिल रहा होता है और ऐसा देखने के बाद में तुरंत जो डॉक्टर्स की टीम है उसके पास में दौड़ के जाती है, उनसे बोलती है कि सर वो जो लड़का है उसका हाथ हिल रहा है। और इतने में तुरंत जो डॉक्टर्स की टीम होती है वहाँ पे पहुँचती है और पहुँचने के बाद में जब उसको हिलाया-डुलाया जाता है और उसको होश आ जाता है। होश आने के बाद में जो डॉक्टर्स के मुँह से पहला शब्द निकलता है तो उससे पूछते हैं कि अब आप कैसे हो? और ऐसा सुनने के बाद में वो आश्चर्यचकित नज़रों से देखता है और डॉक्टर से बोलता है, क्या हुआ सर? मैं तो ठीक हूँ, क्या हुआ? ऐसी कौन-सी दिक्कत हो गई मेरे साथ में कि आपका ये प्रश्न है कि आप ऐसे पूछ रहे हो कि आप कैसे हो? दरअसल वो लड़का जो ऐसी बात कह रहा था तो लाज़मी था, क्योंकि इसके पहले जो उसके साथ में हुआ था तो उसके साथ में तकरीबन 181 लोग थे और अचानक से वो जब अपने को हॉस्पिटल में देखता है तो उसका जो प्रश्न होता है कि डॉक्टर साहब आप ऐसी बात क्यों पूछ रहे हो मेरे से? तो लाज़मी है कि उसका जो ये प्रश्न था सही था। तो मित्रों, आज का जो घटनाक्रम, आज का जो वाक़या है, इस कहानी के माध्यम से आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल वो जो लड़का होता है और वो जो लड़की होती है, इन दोनों लोगों के साथ में क्या हुआ होता है कि इनको बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों, मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो कहानी है, ये कहानी स्टार्ट होती है थाईलैंड एक कंट्री है और उस कंट्री की राजधानी है बैंकॉक। बैंकॉक से दरअसल 28 और 29 दिसंबर की रात एक फ़्लाइट होती है, तब वो तकरीबन 1:30 बजे रात के करीबन ये जो उत्तर कोरिया का एक मुआन अंतर्राष्ट्रीय एयरबेस जो अंतर्राष्ट्रीय एक हवाई अड्डा है उसके लिए उड़ान भरती है। और उड़ान भरने के समय में जो ये जेजू एयरलाइंस का जो विमान होता है इसका नंबर होता है 7C2216 और ये 3512 किलोमीटर की जो दूरी होती है बैंकॉक से और उत्तर कोरिया जो दक्षिण कोरिया का ये मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होता है उसकी जो दूरी होती है, ये दूरी तय करना होता है तकरीबन 7 घंटे के अंदर में। और इस फ्लाइट को 29 दिसंबर 2024 की सुबह तकरीबन 8:54 के करीबन इसको लैंड होना था। मुआन अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, अगर जो इंडियन टाइम के भारतीय समय के अनुसार इसमें इसको देखा जाए तो ये समय तकरीबन 5:37 सुबह का हुआ जाके। जब ये फ़्लाइट बिल्कुल रेडी होती है, तैयार होती है वहाँ से चलने के लिए, तो जो भी विमान का जो पायलट और क्रू मेंबर स्टाफ होता है उसके द्वारा एक सूचना जारी की जाती है कि कृपया जितने भी पैसेंजर हैं वो सकुशल बैठें और अपनी सीट बेल्ट का यूज करें और यहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है और आप सब लोग सकुशल रहें। ऐसा जो दिशा निर्देश दिया जाता है जो फ़्लाइट मेंबर्स होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा, और अच्छी तरह से फ़्लाइट चल रही होती है। और दरअसल ये जो विमान होता है इसमें जो कुल सीट्स होती हैं वो 1896 होती हैं और जिसमें 175 यात्री होते हैं और 6 पर्सन जो होते हैं क्रू मेंबर और पायलट का स्टाफ होता है। कुल मिला के इसमें 181 जो व्यक्ति होते हैं ये इसमें सवार होते हैं। और दरअसल ये जो इसमें ज़्यादातर व्यक्ति थे वो
उसमें साउथ कोरिया के ही थे और उसमें तकरीबन 173 जो पैसेंजर होते हैं वो साउथ कोरिया के होते हैं और 3 पैसेंजर जो होते हैं वो थाईलैंड बैंकॉक के होते हैं। और ये जितने भी व्यक्ति बैंकॉक से जब फ्लाइट से आ रहे होते तो वहाँ जब ये बैंकॉक गए हैं, ये जितने भी व्यक्ति पैसेंजर होते हैं इसमें, दरअसल उसके पहले जो क्रिसमस एक पर्व होता है, वो पर्व था, उसको मनाने के लिए सारे लोग वहाँ पे गए होते हैं। और बैंकॉक के अलावा उसके जितने भी बड़े बड़े शहर थे वहाँ पे ये उस त्यौहार को मना के अपने परिवार के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने दोस्त लोगों के साथ में ये त्यौहार मना के वापस हो रहे होते हैं। और ये 7 घंटे का सफ़र होता है और सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन जब मुआन अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा होता है उसके तकरीबन ये 5 मिनट पहले का वाक़या है कि कुछ मौसम में गड़बड़ी आती है और गड़बड़ी आने के बाद में जो ये एयरपोर्ट जो विमान का क्रू मेंबर स्टाफ होता है उसके द्वारा एक सूचना जारी की जाती है कि कृपया सभी जो पैसेंजर हैं उनको सूचित किया जाता है कि मौसम की खराबी के कारण, गड़बड़ी के कारण जो भी अपनी सीट बेल्ट्स हैं उनका यूज़ करें, उनका प्रयोग करें और अगली सूचना होने तक आप सीट बेल्ट का अपने सीट बेल्ट ना उतारें। ऐसी सूचना जारी करने के बाद में वो बस जो मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होता है उसके करीब वो फ्लाइट पहुंच रही होती है। लेकिन उतने में जब पायलट लैंडिंग गियर का जो एक गियर होता है वो लगाता है तो उतने में जो लैंडिंग गियर होता है फंस जाता है। फंसने के बाद में कई प्रयास करता है लेकिन लैंडिंग गियर जिसका है वो फंस जाता है। इसके बाद में जो पायलट होता है इसका, वो मुआन अंतर्राष्ट्रीय जो ये हवाई अड्डा है उसकी जो एटीसी होती है जो होता है उससे संपर्क करता है। संपर्क करने के बाद में वहाँ से दिशा निर्देश मिलता है कि जब तक लैंडिंग गियर आपका काम नहीं कर रहा है, अगर जो फंस गया है तो तब तक किसी न किसी तरह से जो इस विमान के अंदर फ्यूल भरा है इसको आप ख़त्म करिएगा। तो तकरीबन पायलट ने जो मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके ऊपर तकरीबन 5 मिनट तक उस फ्लाइट को चारों तरफ घुमाता रहता है और घुमाते रहने के बाद में जब उसमें का फ्यूल ख़त्म हो जाता है उसके बाद में भी हालांकि जो पायलट होता है काफ़ी प्रयास करता है कि सकुशल इस विमान की लैंडिंग हो जाए। और काफ़ी प्रयास करने के बाद में भी जब लैंडिंग गियर नहीं खुलता है तो उसके बाद में फिर वो जो पायलट होता है मुआन अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा होता है उसकी एटीसी से संपर्क करता है, फिर बताता है कि जो लैंडिंग गियर है फंस गया है, खुल नहीं रहा है। तो इसके बाद में एटीसी से बात करने के बाद में जो पायलट होता है इस विमान का, उसके मन में एक विचार आता है क्यों ना इस विमान की वेली लैंडिंग करा दी जाए। वेली लैंडिंग दरअसल उसको कहते हैं जब किसी भी यात्री जो विमान होता है उसके जब लैंडिंग गियर नहीं खुलता है, लैंडिंग गियर से जब नहीं खुलता है तो उसकी जो विमान की एक जो नीचे की बॉडी होती है उस बॉडी से रगड़ते हुए जो रनवे होता है उस रनवे पे रगड़ते हुए वेली लैंडिंग कराई जाती है। तो उस ये जो पायलट होता है उसके मन में ये विचार आता है कि बेली लैंडिंग इसकी करा दी जाए। दरअसल बेली लैंडिंग कराने के बारे में सोच रहा होता है और बेली लैंडिंग के लिए वो तैयार हो जाता है और सारे पैसेंजर को मैसेज करता है कि कृपया अपनी जो सीट बेल्ट होती है उसको मजबूती से अपने जो शरीर होता है, अपनी बॉडी होता है उसको बांध लें। और ये करने के बाद में वो बेली लैंडिंग कराने लगता है। लेकिन वेली लैंडिंग कराने के दौरान में जो विमान की जो स्पीड होती है वो काफ़ी होती है। दरअसल विमान की जो गति होती है जब लैंडिंग गियर लगाने से जब उसके पहिए खुलते हैं तो पहिए जब रनवे पे लगते हैं तो उसमें कुछ ब्रेक्स का ऐसा सिस्टम होता है जिससे उसकी जो गति होती है कम हो जाती है। लेकिन वेली लैंडिंग के दौरान में जो विमान की गति होती है वो संभवतः इतनी जल्दी कम नहीं हो पाती है। और जो मुआन अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा होता है उसका जो रनवे होता है उसकी टोटल जो डिस्टेंस होती है वो 2800 मीटर होती है। लेकिन स्पीड ज़्यादा होने की वजह से विमान की जो रनवे होता है उसको आगे का रनवे तकरीबन 1400 मीटर की दूरी उसको मिलती है और 1400 मीटर की दूरी मिलने पे तकरीबन 5 सेकंड का समय लगा होता है उस विमान को। और जो मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होता है उसकी जो चार दीवारी होती है जिसको वाल बोलते हैं उस वाल से वो विमान टकरा जाता है। और टकराने के बाद में सेम जैसे भारत के जो राजस्थान एक प्रदेश पड़ता है उसके एक
जयपुर से जब हम 11 किलोमीटर आगे चलते हैं, एक जगह पड़ती है भागरोटा। भागरोटा में जो एलपीजी कंटेनर का ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट की वजह से तकरीबन 200 मीटर की एरिया में बहुत भयंकर ब्लास्ट होता है। 200 मीटर की एरिया में कुछ भी नहीं बचता है। सेम वैसा ही ब्लास्ट दीवार से टकराने के बाद में इस जो जे एयरवेज की जो फ्लाइट होती है इसके साथ में हो जाता है, और होने के बाद में एक भयंकर धमाका होता है। और धमाका ब्लास्ट के साथ में जो उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स होते हैं, उनके जो शरीर के अंग हैं वो कट कट के बाहर हवा में गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। और जब पायलट जो मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होता है उसको जब एटीसी से संपर्क करता है तो तुरंत वहाँ पे जो राहत सेवाएं थी उसमें तकरीबन 1570 कर्मचारी तैयार हो जाते हैं, जिसमें एम्बुलेंस की गाड़ियाँ होती हैं और दमकल अग्निशमन की भी गाड़ियाँ होती हैं, और 490 जो उसमें होते हैं अग्निशमन के कर्मचारी होते हैं, और 453 उसमें पुलिस और सेना के जवान होते हैं, और 32 दमकल की गाड़ियाँ होती हैं, और कुछ उसमें हेलीकॉप्टर्स भी लगाए जाते हैं। आपात जब लैंडिंग हो रही थी उसकी इमरजेंसी लैंडिंग के समय में कोई भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इतनी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ से पहले कर दी गई होती है। लेकिन जब इसका ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट होने के बाद में तकरीबन 49 मिनट का टाइम लग जाता है उस ब्लास्ट के बाद में उस अग्नि को बुझाने के लिए। और अगर जो इसमें जब दमकल की जो टीम होती है वो जो विमान का पीछे का हिस्सा होता है जिसको गांव की भाषा में पूंछ कहते हैं, उस एरिया में जब जाके देखती है तो वहाँ पे 2 व्यक्ति होते हैं, एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। ये दोनों बेहोशी की हालत में होते हैं। हालांकि इनको उतनी इंजरी और कोई भी चोट उतनी गहरी नहीं पहुंची होती है कि इनकी मृत्यु हो सके। फिर इनको निकाला जाता है। निकालने के बाद में जो वहाँ का नज़दीकी जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पहुँचाया जाता है। हालांकि वो उतने टाइम में बेहोशी की हालत में होते हैं। दरअसल ये जो 2 बचे हुए व्यक्ति होते हैं दोनों क्रू मेंबर होते हैं, और ख़ासकर क्रू मेंबर हम उन लोगों को कहते हैं जो कि विमान में पैसेंजर्स होते हैं। उनकी जो आवश्यक चीज़ें हैं फ़्लाइट के दौरान में, चाहे वो पानी की चीज़ें हों या खाने पीने की चीज़ें हों या चाय वगैरह हो या बिस्किट वगैरह हो, ये यात्रियों की जो सुविधाओं के लिए उनको मुहैया कराया जाता है। उन पर जो सदस्य होते हैं उनको क्रू मेंबर कहते हैं। और जो क्रू मेंबर की विमान के अंदर जो बैठने की जगह होती है या तो विमान के बिल्कुल पीछे साइड में होती है या फिर बीच में होती है, और ये दोनों जो बचने वाले व्यक्ति होते हैं ये दोनों क्रू मेंबर होते हैं। और इसमें सबसे कम उम्र की बात अगर जो की जाए तो उसमें एक 3 साल का छोटा बच्चा होता है जिसकी दुखद मृत्यु उसमें होती है। और सबसे ज़्यादा उम्र की बात की जाए तो उसमें 78 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है। कुल मिला के जो 181 इसमें 175 जो पैसेंजर होते हैं और 6 क्रू मेंबर होते हैं। इसमें 179 लोगों की जो दुखद मृत्यु उस ब्लास्ट में हो जाती है और 2 लोग उसमें बच जाते हैं। इस वाकया और इस घटनाक्रम के बाद में जो जेजू एयरलाइंस होती है उसके जो CEO होते हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में इस सारी घटनाक्रम और इसकी वो रिस्पांसिबिलिटी जिम्मेदारी लेते हैं, और जिम्मेदारी लेने के बाद में कहते हैं इसमें जितने भी मृतक लोग हैं उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएँ हैं, उनके शुभचिंतकों के प्रति हमारी संवेदनाएँ हैं। और ऐसा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह रहे थे तो शायद उनकी आंखों में आंसू था। और इस चीज़ को देख के केवल साउथ कोरिया ही नहीं बल्कि दुनिया का हर एक व्यक्ति दुखी होता है। और इसके बाद में जो वहाँ के कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं वो 7 दिन का जो ये राष्ट्रीय शोक होता है उसकी घोषणा करते हैं, और 4 जनवरी तक साउथ कोरिया में जो ये राष्ट्रीय शोक होता है उसकी घोषणा की जाती है। और मित्रों, इस घटनाक्रम और इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मकसद ये कतई नहीं कि आपको कष्ट पहुँचे या किसी भी प्रकार की पीड़ा हो। इस घटनाक्रम, इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग सजग रहें, जागरूक रहें और मैच्योर बने, परिपक्व बने। और इस हादसे में मृतक जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी शोक संवेदनाएँ हैं। उनके परिवार के प्रति जो भी शोक संतप्त परिवार के सदस्य हैं उनके प्रति भी हमारी संवेदनाएँ हैं। मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं यूनिक और अच्छा बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। जय हिंद, जय भारत।